हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मा लेक्चर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बी पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट नंबर 2 जो कि हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके थोड़े से टाइप्स देख लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें पता है आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? दैट हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे हम एग्जांपल लें, कोई PQRS, कोई एक कंपाउंड है PQRS, तो इनका क्या है ज्योमेट्रिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला PQRS हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका हो गया PQRS। ठीक, लेकिन अगर नॉर्मल आइसोमर्स की बात करें तो नॉर्मल आइसोमर में क्या होता है PQSR हो सकता है। तो क्या हुआ, इनका स्ट्रक्चर बदल गया, लेकिन अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है PQRS ही है। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ऐसा नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर वो PQRS था पहले, एक उसका कंपाउंड PQRS था, तो दूसरा भी हम PQRS से ही रीड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो अभी हम एग्जांपल लेके समझेंगे तो आ जाएगा हमारे समझ में। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स are the isomers that have same molecular as well as structural formula but different relative spatial arrangement of group or atoms around restricted carbon atom। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन में क्या लिखवा दिया है कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी आगे समझेंगे एग्जांपल से तो आ जाएगा। जैसे हम ले लें, अब सबसे पहले समझते हैं रिस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम्स हैं। रिस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम्स मतलब अगर मैं दो कार्बन एटम को इस तरीके से जोड़ूं कि वो एक दूसरे के कारण मूव ना कर पाए तो वो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम होंगे। जैसे अगर हम सिंगल कार्बन एटम, कोई ऐसे कार्बन एटम की बात करें जो सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा ये एक बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, इसके अराउंड ये कार्बन एटम है, दूसरा कार्बन एटम ये है। अब मैं क्या करूं, इसको रोक दूं और दूसरे वाले को मूव कराना चाहूं तो बहुत आराम से मूव कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम। लेकिन अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँ इसकी मूवमेंट तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और बॉन्ड लगा दूं इस तरीके से, तो क्या ये अब मूव कर पाएगा? ये सिंगल के कारण मूव कर ले रहा था लेकिन अब मूव नहीं कर पाएगा। जैसे ही मूव करना चाहेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, कार्बन एटम्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो ये हो गया हमारा रिस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम। तो अब समझते हैं इनका ये कैसे अलग हो सकते हैं। जैसे हमने मान लिया एक यहाँ पे हमने ब्यूटूइन मान लिया, हमने ब्यूटूइन के दो हम क्या बनाते हैं, ब्यूटूइन के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं। तो एक तो ये हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, अब जरा इसे रीड करते हैं। तो CH3CCCH3 रीड में क्या जा रहा है CH3CCCH3। अगर मैं दूसरी साइड से इसको रीड करूं, दूसरे वाले को रीड करूं तो CH3CCCH3 अभी भी क्या है, ये सेम ही रीड हो रहा है। जैसे मैंने PQRS का एग्जांपल लिया था, वहां पे एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट नहीं है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, बस जो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम के अराउंड जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप या एटम है, उनका रिलेटिव अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो गया। यहाँ पे CH3 और CH3 सेम साइड है, बट यहाँ पे CH3 और CH3 डिफरेंट साइड है। तो ये क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो हम इसको देख सकते हैं इस तरीके से, ये सेम साइड पे आ रहा है और ये डिफरेंट साइड पे आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, सिस और ट्रांस होते हैं। ये वाला सिस हो गया तुम्हारा और ये वाला ट्रांस हो गया। सिस ट्रांस होता क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन देखिए। हाँ, तो यहाँ तक हमने समझ लिया इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल लेके समझ चुके हम। तो अब इसको समझते हैं कि सबसे पहले कंडीशंस क्या क्या हैं, कोई भी आइसोमर कब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएंगे। तो उसकी दो मेन कंडीशन है। तो कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन लिख लेते हैं, नेसेसरी कंडीशन देख लेते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन में पहला कंडीशन जो होता है वो होता है कार्बन एटम या रोटेशन ऑफ कार्बन एटम्स, रोटेशन ऑफ कार्बन एटम should be
रेस्ट्रिक्टेड, जैसा कि मैंने अभी बताया रिस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्टेड क्या होता है। ठीक, तो अब रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम दो तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आइदर बाय डबल बॉन्ड, या तो हम क्या करें दोनों कार्बन एटम को डबल बॉन्डेडली अटैच कर दें, या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं हम बाय साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये दो तरीके हैं जिससे हम किसी भी कार्बन एटम की जो रोटेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ऑन बोथ कार्बन should be different for each। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे हम ये मान लें कि कार्बन एटम ये है डबल बॉन्डेडली, अब यहाँ पे ये है, यहाँ मैंने ए बी ले लिया, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि एक कार्बन एटम पे, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक कार्बन एटम पे सेम ग्रुप नहीं आना चाहिए, एक यहाँ पर ना आ जाए, अगर इस साइड बदला हुआ भी है लेकिन अगर एक भी कार्बन एटम पे सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखा सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक भी रिस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम पे सेम ग्रुप आ रहे हैं ऊपर नीचे दोनों साइड तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखा सकते। जैसे हम एग्जांपल ले लें इसका, इस साइड H आ जाए, इस साइड H आ जाए, बेशक इस साइड कुछ भी हो तुम्हारा CH3H आए, लेकिन अगर एक साइड कार्बन एटम के सेम ग्रुप आ रहा है, जैसे इस ऊपर भी H है और यहाँ पे भी H है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखा सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट, इसके बाद समझते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो हेडिंग डालते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो तीन तरीके के हमें इनके नामकरण करने हैं। सबसे पहला तो है सिस ट्रांस, दूसरा होता है हमारा इजेड, और तीसरा होता है एंटी और सिन या फिर सिन एंटी। एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले सिस ट्रांस, सिस ट्रांस तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, काफी इजी है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सिस ट्रांस क्या होता है, तो बेसिकली ये वर्ड आया है हमारे लैटिन वर्ड से, सिस जो है लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है सेम साइड, और ट्रांस क्या होता है हमारा, ट्रांस भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अपोजिट साइड। तो सिंपली समझे कि अगर लाइक एटम और ग्रुप्स जो हैं किसी भी दो कार्बन एटम के जो रेस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम है उसके सेम साइड आ रहे हैं तो वो सिस कहलाएगा, और अगर अपोजिट साइड आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, उसके पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो सिस मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा हमारा, इफ लाइक एटम और ग्रुप lies on the same side of restricted carbon atoms, if like atoms or groups lie on the same side of the restricted carbon atom then compound is said to be cis। ठीक, एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने डबल बॉन्ड सी लिया, ब्यूट वाले ये ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा, CH3 इस साइड लगाया और सेम साइड ही CH3 आना चाहिए, जो लाइक मॉलिक्यूल्स है जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स है वो सेम साइड आने चाहिए। तो ये हमारा ब्यूटीन है, 1 2 3 4 ब्यूटीन है, और सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो हम इसको क्या कहेंगे ब्यूटीन, नॉर्मली ब्यूटीन है। अब लाइक एटम सेम साइड आ रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, सिस ब्यूटीन। बहुत इजी था, ठीक है। क्या, अगर हमारे लाइक एटम रिस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम के सेम साइड आ रहे हैं, सेम साइड आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, सिस कंपाउंड, और वही अगर अपोजिट साइड आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे हमारे, ट्रांस। तो ट्रांस समझते हैं, ट्रांस क्या कहलाएगा हमारा, इफ लाइक एटम्स और ग्रुप लाइज ऑन opposite side of restricted carbon atom
atoms, then it is said to be trans ketone. हम ब्यूटीन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ब्यूटीन दिखा देते हैं, ब्यूटीन है। अब मैंने क्या बताया, अपोजिट साइड आनी चाहिए। तो ये हो गया, एक साइड CH3 यहाँ पे आ रहा है, दूसरी साइड CH3 आ गया, अपोजिट साइड आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस वन। कौन सा हो जाएगा, ट्रांस वन। ये क्या हो गया हमारा, ट्रांस ब्यूटीन। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे सिस और ट्रांस की। इसके बाद हम समझते हैं ई और जेड। ई जेड से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लेते हैं इसमें। वो क्या है, नोट करके लिख लीजिए। दो पॉइंट आते हैं, पाई डाई एस्टीरियो आइसोमर्स और सिग्मा डाई एस्टीरियो आइसोमर्स। ये क्या होते हैं, सबसे पहले डाई एस्टीरियो आइसोमर्स समझ लेते हैं। डाई एस्टीरियो आइसोमर्स कुछ नहीं होते, ऐसे आइसोमर्स जिनकी मिरर इमेज जो है वो सुपर इम्पोजिबल ना हो। ऐसे आइसोमर्स जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल ना हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे डाई एस्टीरियो आइसोमर्स। तो ये क्या होते हैं, पाई और सिग्मा, नाम ही बता रहे हैं बॉन्ड से रिलेटेड है। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है तो उसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन जो होगी वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के कारण होगी। तो ऐसे आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, सिग्मा डाई एस्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन कोई कंपाउंड जैसे ओपन चेन कंपाउंड है हमारा, वो उसमें रिस्ट्रिक्शन किसके कारण होगी, डबल बॉन्ड के कारण। डबल बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड आ रहा है वहां पे, तो वो वाले आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, हमारे पाई डाई एस्टीरियो आइसोमर्स। लिख लेते हैं इस चीज को, कैसे लिखे, seen in non cyclic और open chain compound। तो ओपन चेन में रेस्ट्रिक्शन कब होगी, जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओपन चेन कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। और इसमें क्या होगा, seen in cyclic compound due to absence of double bond। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे रेस्ट्रिक्शन के लिए, और इसमें पाई बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा रोटेशन रेस्ट्रिक्शन के लिए। इसीलिए क्या कहलाएगा हमारा, पाई डाई एस्टीरियो आइसोमर्स, और ये क्या कहलाएगा हमारा, सिग्मा डाई एस्टीरियो आइसोमर्स। डाई एस्टीरियो आइसोमर्स को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डाई एस्टीरियो आइसोमर्स सिंपली क्या है, आइसोमर्स हैविंग non superimposable image, isomers having non superimposable mirror image। इसके बाद हम समझते हैं EZ नोमेनक्लेचर। EZ नोमेनक्लेचर कंडीशन क्या है, सबसे पहले समझते हैं, ये समझते हैं EZ नोमेनक्लेचर क्या है। जैसा भी हमने देखा, लाइक एटम और ग्रुप एक ना एक साइड आने चाहिए थे, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए ABCD, ये कोई कंपाउंड आ गया, अब इसका कैसे करेंगे, लाइक तो कोई भी नहीं है, एक जैसे तो कोई भी नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं EZ नोमेनक्लेचर। तो EZ समझते हैं क्या होता है, तो EZ, जो आया है वो आया है हमारा एंटीगेगन से, एंटीजेजन, जिसका जो कि एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है सेम साइड, इसका मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर होता है अपोजिट होता है, एंटीजेजन का मतलब होता है अपोजिट। और जेड जो होता है ये है हमारा जूजामैन। कहां से है ये, जूजामैन, ये भी जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ।
मतलब अगर तुम्हारे हाईएस्ट प्रायोरिटी के कोई भी आइटम, जैसे मैंने ये माना था, अगर हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी, मान लो इसको मैंने पहली प्रायोरिटी दे रखी है, इसको दूसरी दे रखी है, इसको पहली दे रखी है, इसको दूसरी दे रखी है, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी वाले सेम साइड आ रहे हैं, सेम साइड आ रहे हैं, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, जेड कंपाउंड कहलाएगा। वहीं अगर अपोजिट साइड आ रहे हैं, मतलब मैंने क्या करा, अब प्रायोरिटी इसको 2 1 दे दी, अब अपोजिट साइड लेके आ रहे हैं तो ये हो गई। अब सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो ये वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा हमारा, ई वाला कहलाएगा। तो इस तरीके से हम ई और जेड की करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे हम क्या ई प्रायोरिटी देंगे कैसे, तो प्रायोरिटी हम देते हैं सीआईपी रूल से। सीआईपी 3 हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोहेन, इनगोल्ड, प्रीलॉग, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने कुछ अपने अपने रूल दिए थे जिसके कारण क्या, जिस रूल से हम ई और जेड की प्रायोरिटी चूज करते हैं। सबसे पहले हम ई और जेड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ई जेड की डेफिनेशन लिखें, ई वाले के लिए क्या लिखेंगे, इफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी group or atoms lies on the same side of double bond, same side of E, opposite side of double bond, then isomer is said to be ELC। ठीक है, और Z वाले के लिए क्या होगा, if the highest priority group or atoms lies on the same side of double bond, then isomer is said to be ZI। ठीक है, अब प्रायोरिटी कैसे चूज करी जाती है वो लिख लेते हैं। प्रायोरिटी is given to the compound by CIP rules। CIP फुल फॉर्म क्या बताई थी अभी, कोहेन, इनगोल्ड, प्रीलॉग रूल। तो 3 रूल पढ़ने, इसके बाद हम समझते हैं वो 3 रूल हैं क्या। हाँ, तो अब हम समझते हैं प्रायोरिटी कैसे देंगे, किसी भी एटम को प्रायोरिटी कैसे देंगे। तो उसके लिए हम सीआईपी रूल यूज करेंगे। तो सीआईपी रूल में क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1, द एटम ऑफ हायर एटॉमिक नंबर विल गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो समझते हैं, जैसे हमने एक डबल बॉन्ड एक वो बनाया, कंपाउंड बनाया, एक साइड फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, या फिर आयोडीन लगा दिया और ब्रोमीन लगा दिया। तो हमें इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। तो हमें पता है आयोडीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर, आयोडीन का आई थिंक 35 होता है, नहीं 35 तो ब्रोमीन का होता है, इसका 35 होता है। फ्लोरीन का हमारा 9 होता है, इसका 17 होता है, और आयोडीन का है 52 होता है, 53 ऐसे ही होता है जो भी होता है। लेकिन आयोडीन का हमें इतना पता है कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका है तो पहली प्रायोरिटी इसे दी गई, दूसरी इसे दी गई। यहाँ पे एटॉमिक नंबर बड़ा इसका है तो पहली प्रायोरिटी इसे दी गई और दूसरी प्रायोरिटी इसे दी गई। तो अब प्रायोरिटी सेम प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड आ रही है, मतलब ये कौन सा हो गया, ई टाइप। कौन सा हो गया, ई टाइप। अगर एनी टाइम अपोजिट कर दें इसका, Cl इस साइड आ गया, F इस साइड आ गया, Br इस साइड आ गया और I इस साइड आ गया। तो अब पहली प्रायोरिटी से इसे पहली प्रायोरिटी, इसे दूसरी प्रायोरिटी, इसे दूसरी प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले आइटम सेम साइड आ रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, Z टाइप हो गया। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट जो मैंने यहां तक लिखा।
रखा है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इफ टू एटम अटैच टू सेम कार्बन एटम आर आइसोटोप्स, मतलब एक कार्बन एटम पे आइसोटोप लगे हों तो जो ऐसा आइसोटोप जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे कंपाउंड बनाता हूँ, ये हो गया, एक साइड हाइड्रोजन लगाया या फिर प्रोटीनियम लगाया, दूसरी साइड हमने ड्यूटेनियम लगा दिया। प्रोटीनियम और ड्यूटेनियम आई थिंक आप सब जानते होंगे, ये आइसोटोप है हमारे हाइड्रोजन का। प्रोटीनियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का प्रोटीनियम का एटॉमिक मास 1 होता है और ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 होता है। और यहाँ पे मैं लगा दूं Cl और F, तो Cl की पहली प्रायोरिटी, इसकी दूसरी प्रायोरिटी। इसमें मास नंबर 1 था, इसका 2 था, तो प्रायोरिटी विल गिवन टू द हायर एटॉमिक मास, तो इसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, इसे दूसरी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, अपोजिट साइड पे आ रहे हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले, तो ये हो गया हमारा हीट है। तो ये तो हो गया पहला रूल। अब समझते हैं दूसरा रूल। इसके बाद हम समझते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है, इफ टू एटम्स, अब समझते हैं पहले, जैसा भी हमने पढ़ा कि चारों एटम अलग अलग थे जो डायरेक्टली अटैच थे कार्बन से, जैसे F, Cl और I और Br थे, चारों एटम अलग अलग थे, चारों का एटॉमिक नंबर अलग अलग था, तो इजीली हमने समझ लिया कि किसका एटॉमिक नंबर बड़ा है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी। लेकिन अगर मैं क्या करूं, एटम सेम लगा दूं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया CH3, फिर यहाँ लगाया CH2, CH3, इधर लगा दूं CH2OH और इधर लगा दूं CH2Cl, ये लग गए। अब यहाँ पे देखते हैं, पहला एटम कार्बन, पहला एटम कार्बन, पहला एटम कार्बन, पहला एटम कार्बन, अब प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? तो इसके लिए समझते हैं हम क्या करेंगे, हम तब तक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर काउंट करते रहेंगे जब तक कंपैरिजन अलग अलग ना आ जाए। जैसे समझते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, इधर वाले साइड को समझते हैं कि ऊपर वाले कार्बन पे 6 एटॉमिक नंबर, इसके बाद क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, और नीचे वाले कार्बन पे एटॉमिक नंबर 6, इसके बाद 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो 2 हाइड्रोजन, एक ये वाला तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, बाकी के दोनों कैंसिल हुए, बचा क्या, ऊपर हाइड्रोजन बचा और नीचे कार्बन बचा है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 6, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले को दी जाती है, मतलब इस वाले कंपाउंड को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो प्रायोरिटी इसकी होगी। सिमिलरली इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा, कार्बन, फिर कार्बन के साथ 2 H है और 1 O है, नीचे वाले में कार्बन, कार्बन के साथ 2 H है और 1 Cl है, तो C से C गया, 2 H से 2 H गया, बचे कंपैरिजन किसी से बीच में करना है, O और Cl के बीच में, तो O का एटॉमिक नंबर 8, Cl का 17, तो ज्यादा एटॉमिक नंबर Cl का, तो प्रायोरिटी इसे दी गई। तो सेम साइड पे आ रहे हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले सेम साइड में आ रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, Z टाइप, कौन सा हो गया, Z टाइप। ये हो गया हमारा दूसरा रूल। इसके बाद हम समझते हैं तीसरा रूल। इसके बाद समझते हैं थर्ड रूल, CIP का तीसरा रूल और आखिरी रूल। तीसरा रूल और आखिरी रूल क्या कहता है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ एटम या कंपाउंड एटम आता है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे मान लिया हम इधर CHO प्रेजेंट है, यहाँ CH2OH प्रेजेंट है, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पे C6H5, मतलब हमारा बेंजीन प्रेजेंट है। ठीक, तो समझते हैं इनमें प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो देखते हैं, कार्बन कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। ठीक, इसके बाद कार्बन के साथ एक H जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको डुप्लीकेट की तरह, डुप्लीकेट सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब ऐसा ट्रीट करेंगे कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं जब हम एटॉमिक नंबर पे कंपैरिजन कर रहे होंगे। यहाँ पे देखें तो H और H, उसके बाद सिंगल बॉन्डेड O है, तो यहाँ पे सिंगल ही O आएगा, वहाँ पे डबल बॉन्डेड O था इसलिए यहाँ पे 2 बार O लिखा है हमने। अब इनका कंपैरिजन करते हैं, तो एक H से एक H कट गया, एक O से एक O कट गया, बचा हुआ O का एटॉमिक नंबर 8, इसका 1, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऊपर वाले को, तो इसको दी गई पहली प्रायोरिटी, इसको दी गई दूसरी प्रायोरिटी। इसके बाद इस वाले में सब समझते हैं, तो C के साथ H H H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे C के साथ एक बेंजीन देंगे, मतलब यहाँ पे समझो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस वाले C के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक C, और उस वाले C के साथ फिर C फिर C, तो मतलब इस कार्बन के साथ इस वाले कार्बन के साथ 3 C जुड़े हुए हैं, तो इस वाले कार्बन के साथ कितने जुड़े हुए हैं, 3 C, ठीक है, सॉरी 2 C और एक H जुड़े होंगे,
2 C और एक H इसका अपना जुड़ा होगा। ठीक, तो एक H से एक H कट गया, बचा क्या H और C का कंपैरिजन। तो सीधी सी बात है, हमें पता कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो हम प्रायोरिटी इसको दे देंगे, इस वाले को प्रायोरिटी दे देंगे, नीचे वाले बेंजीन वाले को। इसकी प्रायोरिटी, इसकी सेकंड प्रायोरिटी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी अक्रॉस जा रही है, तो मतलब ये कौन सा हो गया, ई टाइप हो गया। ये हो गए हमारे तीनों सीआईपी के रूल। हाँ, तो आप एक आधे क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं हमें ये पीजेड रूल कितने अच्छे से समझ में आ गया या सीआईपी रूल कितने अच्छे से समझ में आ गया। तो मैं एक कंपाउंड बनाता हूँ। आप सबसे पहले मैं कंपाउंड बनाऊंगा, आप वीडियो पॉज करिएगा, पॉज करके खुद ट्राई करिएगा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, आप कंपेयर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम कंपाउंड बनाते हैं। सी डबल बॉन्ड सी हो गया, एक साइड CHO लगा दिया, एक साइड CH2 CH3 लगा दिया, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया सिंपली, और यहाँ पे H लगा दिया। चारों साइड अलग अलग ग्रुप है, तो मतलब यहाँ पे लगेगा तो EZ20। अब आप वीडियो पॉज करिए, उसके बाद देखते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखते हैं, सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। इस साइड C के साथ हमारा जुड़ा हुआ है H और O डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 2 O आएगा। इसका यहाँ की बात करें, यहाँ पे C के साथ H और एक C जुड़ा हुआ है, तो एक H से एक H गया, इसके बाद O और H और O और C बचा हुआ है। तो O का कितना हो गया 16, और इसका 1 और 6 7। तो मतलब प्रायोरिटी ऊपर वाले को दी जाएगी, इसकी पहली प्रायोरिटी हुई, इसकी दूसरी प्रायोरिटी हुई। अब इसकी बात करें तो C के साथ जुड़ा हुआ है 3H, या फिर यहाँ पे तो कंपाउंडिंग है, पहले ही जो अटैच एटम है वो अलग है, यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, तो इसके एटॉमिक नंबर ज्यादा हो गया, तो इसकी पहली प्रायोरिटी हो गई, इसकी दूसरी प्रायोरिटी हो गई। तो पहली प्रायोरिटी वाले सेम साइड आ रहे हैं, तो ये Z हो गया। ठीक है, सेकंड कंपाउंड देखते हैं। सेकंड कंपाउंड C डबल बॉन्ड C, और मैंने एक साइड लगा दिया CH3, एक साइड लगाया CH2 CH3, और क्या जोड़ सकते हैं, एक साइड Br जोड़ देते हैं और एक साइड Cl जोड़ देते हैं। तो बहुत इजी सा है, देखते हैं। यहाँ पे C जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है, तो Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहली प्रायोरिटी से दी गई, दूसरी प्रायोरिटी से दी गई। यहाँ पे Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यहाँ पे C का एटॉमिक नंबर कम है, तो दूसरी प्रायोरिटी से पहली प्रायोरिटी से। प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले सेम साइड आ रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, Z टाइप हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब हमारा एक नॉमेनक्लेचर रहता है सिन और एंटी टाइप वाला, तो वीडियो ज्यादा लेंदी हो रही है, लंबी हो रही है, तो हम क्या करते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो